नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा हिंदी अनमोल ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग रीतकाल में रीतबद्ध कवि को देख रहे थे। रीतकाल की 11 क्लास हम लोग देख चुके हैं। आज रीतकाल की 12वीं क्लास है। आइए शुरू करते हैं रीतकाल की 12वीं क्लास। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जब भी वीडियो देखें एक बार लाइक जरूर किया करें। तो आज की क्लास रीतकाल की 12वीं क्लास है और आज के कवि हैं कुलपत मिश्र। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कुलपत मिश्र। आज के जो कवि हैं कौन है? कुलपत मिश्र। कुलपत मिश्र आज हम इनके बारे में देखेंगे। ये रीतबद्ध कवि माने जाते हैं और है भी। रचना काल क्या है? अगर रचना काल की बात की जाए तो इनका रचना काल क्या है? 1667 से 1686 ईस्वी। 1667 से 1686 ईस्वी और ये भी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। इनका रचना काल क्या है? 1667 से 1686 ईस्वी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ये बिहारी के भांजे माने जाते हैं। ये भी आप लिख लीजिए। ये बिहारी, जो कभी आप रीत सिद्ध में अभी पढ़ोगे बिहारी दास को, तो ये बिहारी के भांजे माने जाते हैं। भांजे माने जाते हैं। आश्रयदाता राजा की बात की जाए तो आश्रयदाता राजा कौन थे इनके? आश्रयदाता राजा, इनके आश्रयदाता राजा दो थे। एक थे विष्णु सिंह। पहले कौन थे? विष्णु सिंह। और दूसरे जयपुर के शासक राम सिंह। जयपुर के शासक राम सिंह। तो दोस्तों, कुलपति मिश्र के बारे में देख रहे हैं। कुलपति मिश्र का रचना काल क्या है? कुलपति मिश्र का रचना काल है 1667 से 1686 ईस्वी। किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ये बिहारी के भांजे माने जाते हैं। आश्रयदाता राजा कौन है? विष्णु सिंह है और जयपुर के शासक राम सिंह। ये दो लोग इनके आश्रयदाता राजा हैं। रचनाओं की बात करें तो रचनाएं कौन कौन सी हैं? आइए देखते हैं रचनाएं कौन कौन सी। इनकी रचना है रस रहस्य और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये। इनकी रचना कौन सी है? रस रहस्य। रस रहस्य का समय लिख लीजिए 1670 1670 ईस्वी। संग्राम सार अगली रचना है। संग्राम सार। दुर्गा भक्ति चंद्रिका इन्हीं की रचना है। दुर्गा भक्ति चंद्रिका। और इसके अलावा युक्ति तरंगिणी, युक्ति तरंगिणी और मुक्ति तरंगिणी। तरंगिणी मुक्ति
तरंगिणी। नक्सिक, एक रचना और है नक्सिक। अगर कुलपति मिश्र की रचनाओं के बारे में बात किया जाए तो कौन कौन सी है? रस रहस्य है, संगम सार है, संग्राम सार है, दुर्गा भक्ति, दुर्गा भक्ति, चंद्रिका है, युक्ति तरंगिणी, मुक्ति तरंगिणी और नक्सिक। कुलपति मिश्र की रचनाएं कौन कौन सी, एक बार फिर से देख लीजिए। पहली रचना रस रहस्य, समय क्या है? 1670 ईस्वी। उसके बाद संगम सार, संग्राम सार, और उसके बाद दुर्गा भक्ति चंद्रिका, युक्ति तरंगिणी, मुक्ति तरंगिणी और नक्सिक। ये किसकी रचना है? कुलपति मिश्र की। रचना काल क्या है? 1667 से 1686 ईस्वी। अब आप हेडिंग डाल लीजिए रस रहस्य। इनकी रचना कौन सी है? रस रहस्य के बारे में आइए देखते हैं। सोलह सौ सत्तर, इसके बारे में लिखिए। यह काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, यह काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। इसकी रचना जयपुर के शासक, इसकी रचना जयपुर के शासक इसकी रचना जयपुर के शासक राम सिंह के आश्रय में हुई। राम सिंह के आश्रय में हुई। हम देख रहे हैं रस रहस्य के बारे में। इसका रचना काल क्या है? 1770। यह काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। इसकी रचना जयपुर के शासक राम सिंह के आश्रय में हुई। नायिका भेद को छोड़कर सभी काव्यांगों की विवेचना की है। नई लाइन से लिखिए, नायिका भेद को छोड़कर सभी काव्यांगों की विवेचना की है। सभी काव्यांगों की विवेचना की है। इसकी रचना मम्मट के काव्य प्रकाश के आधार पर हुई। ये भी लिख लीजिए। इसकी रचना मम्मट मम्मट की रचना क्या नाम है? काव्य प्रकाश। मम्मट के काव्य प्रकाश के आधार पर हुई। के आधार पर हुई। लिखिए आप लोग। रस रहस्य के बारे में देख रहे हैं। यह काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। इसकी रचना जयपुर के शासक राम सिंह के आश्रय में हुई। नायिका भेद को छोड़कर सभी काव्यांगों की विवेचना है। इसकी रचना मम्मट के काव्य प्रकाश के आधार पर हुई। इतना लिख लिया। आगे लिख ले, विवेचना की दृष्टि से विवेचना की दृष्टि से विवेचना की दृष्टि से पद के साथ गद्य का प्रयोग किया गया है। पद के साथ
गद्य का प्रयोग किया गया है। विवेचना की दृष्टि से पद के साथ गद्य का प्रयोग किया गया है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, विवेचना के लिए गद्य के साथ पद का प्रयोग किया गया है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। शुक्ल ने इसे मम्मट के काव्य प्रकाश का, नीचे लिखिए, शुक्ल ने इसे मम्मट के काव्य प्रकाश का, के काव्य प्रकाश का, काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद, छाया अनुवाद माना है, माना है। शुक्ल ने इसे मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद माना है। तो दोस्तों आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए इस पेज को एक बार दोहरा लिया जाए। हम देख रहे हैं कुलपति मिश्र को। रचना काल क्या है? 1667 से 1686 ईस्वी। किसके अनुसार है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। अगर ये नाम ना दे करके ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया कि इनका रचना काल क्या है, तो आपको यही बताना है 1667 से 1686 ईस्वी। अगर आलोचक का नाम नहीं दिया जाता है और आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि इसका रचना काल क्या है, तो आपको रचना काल यही बताना है जो इसमें दिया गया है। ये बिहारी के भांजे माने जाते हैं। आश्रयदाता राजा कौन थे? आश्रयदाता राजा विष्णु सिंह थे और जयपुर के शासक राम सिंह। रचनाएं कौन कौन सी है? रस रहस्य है, संग्राम सार है, दुर्गा भक्ति, चंद्रिका है, युक्ति तरंगनी है, मुक्ति तरंगनी है और नक्सिक है। रस रहस्य के बारे में देखें तो 1670 ईस्वी में लिखी गई यह काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। इसकी रचना जयपुर के शासक राम सिंह के आश्रय में हुई। नायिका भेद को छोड़कर सभी काव्यांगों की विवेचना की गई है। इसकी रचना मम्मट के काव्य प्रकाश के आधार पर हुई है। विवेचना की दृष्टि से पद्य के साथ गद्य का प्रयोग किया गया है। शुक्ल ने इसे मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद माना है। तो आप लोग इतना लिख लीजिए और फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं। इनकी अगली रचना कौन थी? संग्राम सार। संग्राम सार के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। यह रचना महाभारत के द्रोण पर्व का हिंदी अनुवाद है। संग्राम सार के बारे में हमने क्या देखा? यह रचना महाभारत के द्रोण पर्व का हिंदी अनुवाद है। दुर्गा भक्त चंद्रिका, दुर्गा भक्ति चंद्रिका के बारे में देखा जाए तो यह दुर्गा सप्तशती का अनुवाद है। आप ऐसे लिख लीजिए, दुर्गा सप्तशती का हिंदी अनुवाद। दुर्गा सप्तशती का हिंदी अनुवाद। ये हो गए कुलपति मिश्र। आइए अगले कवि देखते हैं, जसवंत सिंह। अगले कवि कौन है? जसवंत सिंह।
इनके समय क्या है, समय के बारे में देखिए। समय की बात की जाए तो समय क्या है इनका, इनका समय है 1627 से 2729 ईस्वी। 1627 से 1729 ईस्वी, 1729 ईस्वी, ये रहा इनका समय। रचनाएं कौन कौन सी हैं, आइए रचनाएं लिखते हैं। रचनाएं, सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी है, भाषा भूषण, भाषा भूषण। इस रचना के बारे में लिख लिया जाए और रचना के नाम लिख लिया जाए। भाषा भूषण के बारे में लिखिए, यह अलंकार ग्रंथ है, यह अलंकार ग्रंथ है। इसमें 212 दोहे, इसमें 212 दोहे तथा 5 अध्याय हैं, 5 अध्याय हैं जिन्हें प्रकाश कहा गया है, जिन्हें प्रकाश कहा गया है। इसके अलावा और रचनाओं देखिए कौन कौन सी हैं। ये तो हो गई पहली रचना, उसके बाद दूसरी रचना लिख लीजिए, अप्रोच सिद्धांत, अप्रोच सिद्धांत, केवल नाम नाम लिख लीजिए बस। तीसरी रचना है अनुभव प्रकाश, अनुभव प्रकाश। चौथी रचना इनकी है आनंद विलास, आनंद विलास। पांचवी रचना है सिद्धांत बोध, सिद्धांत बोध। और छठवीं रचना है सिद्धांत सार। जसवंत सिंह के बारे में देखें तो इनका समय क्या है, 1627 से 1729 ईस्वी। रचनाएं कौन कौन सी है, भाषा भूषण, अप्रोच सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, ये इनकी रचनाएं। भाषा भूषण के बारे में देखा जाए, यह एक अलंकार ग्रंथ है, इसमें 212 दोहे तथा 5 अध्याय हैं जिन्हें प्रकाश कहा गया है। आइए इनके बारे में कथन देख लेते हैं। 19वीं सदी के अंत तक, पहला कथन है, लिखिए। 19वीं सदी के अंत तक, के अंत तक भाषा भूषण अलंकार भाषा भूषण अलंकार जिज्ञासु हिंदी कवियों के जिज्ञासु हिंदी कवियों के पठन पाठन का ग्रंथ रहा है, पठन पाठन का ग्रंथ रहा है।
19वीं सदी के अंत तक भाषा भूषण अलंकार जिज्ञासु हिंदी कवियों के पठन पाठन का ग्रंथ रहा है। इसके सामने लोकप्रिय ग्रंथ केवल लोकप्रिय ग्रंथ केवल भिखारी दास इसके सामने लोकप्रिय ग्रंथ केवल भिखारी दास का काव्य निर्णय हो सकता है। भिखारी दास का काव्य निर्णय हो सकता है। और ये कथन किसका है? ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्नीसवीं सदी के अंत तक भाषा भूषण अलंकार जिज्ञासु हिंदी कवियों के पठन पाठन का ग्रंथ रहा है। इसके सामने लोकप्रिय ग्रंथ केवल भिखारी दास का काव्य निर्णय हो सकता है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आइए देखते हैं अब दूसरा कथन। रामचंद्र शुक्ल का एक कथन लिख लिया जाए। दूसरा कथन क्या है? जसवंत सिंह अपनी आचार्य की हैसियत से जसवंत सिंह अपने आचार्य की हैसियत से जसवंत सिंह अपने आचार्य की हैसियत से हिंदी में आए कवियों के रूप में नहीं, हिंदी में आए कवि के रूप में नहीं, कवि के रूप में नहीं। ये कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। एक कथन और लिख लिया जाए। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में, दूसरा कथन क्या है? जसवंत सिंह अपने आचार्य की हैसियत से हिंदी में आए, मतलब आचार्य बनने के लिए हिंदी में आए, कवि बनने के लिए नहीं। ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। कथन क्या कह रहा है? जसवंत सिंह अपने आचार्य की हैसियत से हिंदी में आए, कवि के रूप में नहीं। तीसरा कथन लिखिए। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में, इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में, इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा। आचार्य के रूप में लिखा, कवि के रूप में नहीं, कवि के रूप में नहीं। और ये कथन किसका है? ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल का
कथन क्या है? इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा, कवि के रूप में नहीं। ये कथन किसका? रामचंद्र शुक्ल। आपसे अगर ये पूछ लिया जाए इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा, कवि के रूप में नहीं लिखा, रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना के बारे में कहा है, तो आपको क्या बताना है? भाषा भूषण बताना है कि भाषा भूषण के बारे में कहा है। ये जो कथन नीचे लिखा गया है ये भाषा भूषण के लिए लिखा गया है, जो जसवंत सिंह की रचना है। ठीक, आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद फिर जो है आगे बढ़ा जाए। आइए पेज को दोहरा लिया जाए तब तक। संग्राम सार ये किससे संबंधित है, किसकी रचना है? यह है कुलपति मिश्र की। संग्राम सार यह रचना महाभारत के दौड़ पर्व का हिंदी अनुवाद है। दुर्गा भक्ति चंडिका किसकी रचना है? यह रचना है कुलपति मिश्र की, और इसमें क्या है? दुर्गा सप्तशती का हिंदी अनुवाद है। अगले कवि कौन है? जसवंत सिंह है। समय 1627 से 2729 ईस्वी। रचनाएं भाषा भूषण या अलंकार ग्रंथ है। इनमें 212 दोहे तथा 5 अध्याय है जिन्हें प्रकाश कहा गया। आपको ये ध्यान रखना है कि भाषा भूषण में कितने दोहे हैं? 212 दोहे हैं। अप्रोच सिद्धांत उनकी दूसरी रचना है। तीसरी रचना है अनुभव प्रकाश। चौथी रचना है आनंद विलास। पांचवी रचना सिद्धांत बोध और छठवीं रचना है सिद्धांत सार। कथन है 19वीं सदी के अंत तक भाषा भूषण अलंकार जिज्ञासु हिंदी कवियों के पठन पाठन का ग्रंथ रहा है। इसके सामने लोकप्रिय ग्रंथ केवल भिखारी दास का काव्य निर्णय हो सकता है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। दूसरा कथन क्या है? जसवंत सिंह अपने आचार्य की हैसियत से हिंदी में आए, कवि के रूप में नहीं। ये दूसरा कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। तीसरा कथन इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा, कवि के रूप में नहीं। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। आइए आज के तीसरे कवि देखा जाए हम लोग कौन है। अगले कवि का नाम है सूरत मिश्र। सूरत मिश्र ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कि रचना को हमें जानना है बस। तो रचना लिख लीजिए। अलंकार माला, रत्नमाला। अलंकार माला, रस रत्नमाला। पहली रचना क्या है? अलंकार माला, रस रत्नमाला। काव्य सिद्धांत बैताल पच्चीसी। काव्य सिद्धांत बैताल पच्चीसी। रस रत्नाकर श्रृंगार सागर। रस रत्नाकर श्रृंगार सागर। भक्ति विनोद। भक्ति विनोद और अमर चंद्रिका। अमर चंद्रिका। अमर चंद्रिका बिहारी पे लिखी गई है। अमर चंद्रिका। तो आज के तीसरे कवि कौन है? सूरत मिश्र। इनकी रचना क्या है? अलंकार माला, रसरत्न माला, काव्य सिद्धांत, बैताल पच्चीसी, रस रत्नाकर, श्रृंगार सागर, भक्ति विनोद, अमर चंद्रिका। ये इनकी रचनाएं हैं। तो आज यहीं पर रीतिबद्ध कवि समाप्त होते हैं। अब हमें पढ़ना है किसको? रीति सिद्ध कवियों को। तो इस क्लास के बाद अगली क्लास में हम रीति सिद्ध कवि प्रारंभ करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
अभी समय है, क्लास को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो रीत सिद्ध कवि हैं वो नई क्लास से प्रारंभ हो, ताकि उनका सेक्शन अलग हो जाए और रीतबद्ध का सेक्शन अलग हो जाए। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।